टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कंसिडर करने वाले और वो जो सिस्टम है उसकी हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जैसे कि हमने बात किया था ट्रांसफ़र फंक्शन में जो एस की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें इंडिकेट करती है सिस्टम का ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग कंसिडर करें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये समिंग पॉइंट इनपुट आर ऑफ एस, आउटपुट सी ऑफ एस, और यहाँ पर ये एरर यू ऑफ एस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है बेसिकली नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर करें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का होता है ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 2 जाए ओमेगा एन एस, इसको हम लोग जाए भी बोलते हैं जेटा भी बोलते हैं, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस की जो हाईएस्ट पावर है हमें कितने दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये वाला क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ओमेगा एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 2 जाए ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पर सिस्टम को हम लोग देंगे इनपुट और सिस्टम हमें देगा आउटपुट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन यहाँ पर हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करें, तो जो सिस्टम है इसको हम लोग इनपुट देंगे डेल ऑफ टी, और सिस्टम हमें आउटपुट देगा राइट, और सिस्टम के आउटपुट की एनालिसिस करेंगे। फिर सिस्टम को हम लोग देंगे इनपुट यू ऑफ टी, सिस्टम हमें आउटपुट देगा, सिस्टम के आउटपुट की एनालिसिस करेंगे। सिस्टम को हम लोग देंगे रैम्प, फिर उसके बाद पैराबोलिक, सिस्टम हमें आउटपुट देगा और वो जो आउटपुट है उसकी हम लोग करेंगे एनालिसिस राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन केयरफुली नोटिस करें, यहाँ पर ये हमें जो ओमेगा एन हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर ये जो ओमेगा एन है ये बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो जीटा हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जाई भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो या फिर बोल सकते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और यहाँ पर ये जो जीटा है इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो या फिर बोल सकते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये दो पैरामीटर, यहाँ पर ये ओमेगा एन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो हमें जो जाई जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जीटा भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो पैरामीटर है ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस टू पैरामीटर, यहाँ पर ये ओमेगा एन और यहाँ पर ये जीटा, दिस टू पैरामीटर कंट्रोल सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये दो जो पैरामीटर है सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट जो जीटा है वो डिसाइड करता है सिस्टम के बिहेवियर के बारे में, किस तरीके से सिस्टम के बिहेवियर के बारे में डिसाइड करता है आगे बात करेंगे राइट। मतलब जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कब मार्जिनल स्टेबल होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कब स्टेबल होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कब अनस्टेबल हो जाएगा राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें हमेशा ऑसिलेशंस होते हैं। नोट दैट सेकंड ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज कंटेन ऑसिलेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में बेसिकली जो जीटा होता है वो कंट्रोल करता है सिस्टम के बिहेवियर को, या फिर जो सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो जीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 0 के बराबर में होती है तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है मार्जिनल स्टेबल होता है, और ऐसे केस में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे होते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर। जीटा इज इक्वल टू 0, दिस सिस्टम विल बिकम मार्जिनल स्टेबल। जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल रहेगा और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एस प्लेन कंसिडर किया, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करी है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करी है रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो पोल्स होते हैं वो हमें इमेजिनरी एक्सिस पर मिल रहे होते हैं, और यहाँ पर ये जो पोल्स है कौन से पोल्स है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल है राइट। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 0 होती है, इफ़ जीटा इज़ लेस देन 0, जब जीटा जीरो के कंपैरिजन में कम होता है, या फिर बोल सकते हैं इफ जीटा इज़ नेगेटिव, जीटा अगर नेगेटिव है तो जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो जो पोल्स होंगे वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, आरएचएस में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एस प्लेन हमने कंसिडर किया, यहाँ पर जो पोल है वो आरएचएस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जीटा की जो वैल्यू है 0 के कंपैरिजन में कम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीटा की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम होती है तो ऐसे केस में होता क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होता है और जो पोल्स होते हैं वो आरएचएस में लाया करता है। और हमें पता है जब सिस्टम अनस्टेबल होता है तो ऐसे केस में जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, आरएचएस में एग्जिस्ट करते हैं एस प्लेन के
सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है, जीटा इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 and 1, जीटा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ऐसे केस में हमें कौन से पोल्स मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं एलएचएस में, एस प्लेन के एलएचएस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एस प्लेन, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर ये रियल एक्सिस। तो जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ऐसे केस में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे होते हैं एलएचएस में। यहाँ पर ये जो पोल है इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये बेसिकली मैथमेटिकली प्रूव्ड है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। हम लोग आगे वाली वीडियो में या फिर इन केस अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं एंटायर जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सिर्फ चीज़ों का ओवरव्यू ले रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर अटेन करते हो तो ये जो डेरिवेशन है इसकी आपको मे बी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर जो डेरिवेशन है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको डेरिवेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ऐसा पूछा जाएगा जब जीटा की वैल्यू सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है। जीटा की वैल्यू 0 के कंपेरिजन में कम होती है तो सिस्टम है वो स्टेबल होता है। पोल्स आरएचएस में एग्जिस्ट कर जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। जब जीटा की वैल्यू 0 के कंपेरिजन में कम होती है तो जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो आरएचएस में एग्जिस्ट करते हैं। जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? जो सबसे पहला जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है तो ऐसे केस में हमें जो पोल्स जो मिलते हैं वो हमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं। और जो पोल्स है वो एलएचएस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जब जीटा की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जीटा इज़ ग्रेटर दैन 0, जब जीटा 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पोल्स होते हैं वो एलएचएस में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमने एस प्लेन कंसिडर किया है। जब जीटा की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो जो पोल्स होगा वो एलएचएस में एग्जिस्ट करेगा। पोल्स एलएचएस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल है। यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो जीटा है वो डिसाइड कर रहा है सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। तो ये रीज़न की वजह से सिस्टम का जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 के बराबर में होगी तो इसको हम लोग समराइज करेंगे। जब जीटा की वैल्यू 1 के बराबर में होगी तो ऐसे केस में हमें रिपीटिंग पोल्स मिलेंगे एलएचएस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 होती है तो ऐसे केस में जो पोल्स होते हैं एलएचएस में वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, और ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो क्रिटिकली डैम्प होता है। बात करेंगे इसके बारे में भी। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में हमें एलएचएस में सिग्निफिकेंट पोल्स और इनसिग्निफिकेंट पोल्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो एलएचएस में हमें इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल्स मिलते हैं, राइट। और ऐसे केस में हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पोल जो कि इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल, और पोल जो कि इमेजिनरी एक्सिस से दूर होता है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल। तो अब तक के हमने जो जो डिस्कस किया उसको हम लोग क्विक समराइज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो इम्पल्स इनपुट जो दिए, यहाँ पर हमने जीटा की अलग अलग वैल्यू के बारे में, सिस्टम के अलग अलग हमने नेचर के बारे में डिस्कस किया, मार्जिनल स्टेबल, अनस्टेबल, राइट, स्टेबल नेचर के बारे में बात किया, जो सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स इनपुट के करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेंज ऑफ जीटा, और यहाँ पर ये पोल्स लोकेशन, ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम, और सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सेम कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पर जो भी डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स इनपुट के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं इनिशियली जो जीटा की जो वैल्यू कितनी है वो है 0। तो जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केस में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता है? जो सिस्टम होता है हमारा मार्जिनल स्टेबल होता है। जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो ऐसे केस में हमें जो सिस्टम में जो ऑसिलेशंस जो मिलते हैं वो कैसे ऑसिलेशंस होते हैं? अनडैम्प ऑसिलेशंस होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ऑसिलेशंस, यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो ऑसिलेशन है इसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प ऑसिलेशन। इसको हम लोग अनडैम्प ऑसिलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऑसिलेशन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ना ही इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो ऑसिलेशन जो मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है? अनडैम्प ऑसिलेशन मिल रहा है। और जो सिस्टम होता है वो हमारा कैसा सिस्टम होता है? स्टेबल सिस्टम होता है। और अनडैम्प ऑसिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अनडैम्प रिस्पॉन्स होगा।
सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अनडैम्प रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर ये जो कॉलम है हम इंडिकेट कर रहा है सिस्टम का रिस्पॉन्स, राइट। जब जीटा की वैल्यू जीरो के कंपैरिजन में कम होती है तो ऐसे केस में होता क्या है, हमें एक पोल मिलता है, जो पोल होगा वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा। अगर राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। अगर हमारा सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो बेसिकली होगा क्या, अनस्टेबल सिस्टम के केस में जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, राइट। और जो सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा उसमें जो ऑसिलेशंस बन रहे होंगे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो पोल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो पोल है वो एलएचएस में एग्जिस्ट करता है। पोल एलएचएस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। अगर हमारा सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, अगर सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो ऐसे केस में जो सिस्टम के जो ऑसिलेशंस है, जो ऑसिलेशन के जो मैग्नीट्यूड है वो डिके करते जाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर हम लोग देखें किसी स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम से हमने क्या समझा था, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम से हमने क्या समझा था, अगर हमारा स्टेबल सिस्टम होता है तो जो सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में। स्टेबल सिस्टम के केस में जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिके करते जाता है। अनस्टेबल सिस्टम के केस में होता क्या, जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज़ करते जाता है। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के केस में होता क्या, जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एज इट इज़ होता है, कांस्टेंट होता है। ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड हो ना ही इंक्रीज़ करता है ना ही डिक्रीज़ करता है। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जब जीटा की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 होती है तो ऐसे केस में हमें एलएचएस में ओवरलैपिंग पोल्स मिलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिपीटिंग पोल्स मिलते हैं। रिपीटिंग पोल्स मतलब जो पोल्स होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल्स है वो एक के ऊपर एक है, ओवरलैपिंग पोल है या फिर बोल सकते हैं रिपीटिंग पोल है, राइट। और ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा होता है, और ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, जब सिस्टम में कोई ऑसिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा होता है, जब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है तो ऐसे केस में सिस्टम होता है मार्जिनल स्टेबल। जब और जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, अनडैम्प रिस्पॉन्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल सिस्टम होता है, राइट। और जब ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता है, तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है वो स्टेबल सिस्टम होता है, राइट। और जब हमें कोई ऑसिलेशन नहीं मिलता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो क्रिटिकली डैम्प होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो पोल्स होते हैं वो हमें एलएचएस में मिलता है, और ऐसे केस में हमें सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल मिलता है। और अगर हम लोग देखें जो रिस्पॉन्स और अगर हम लोग ऑसिलेशंस कंसिडर करें तो ये केस में भी हमें कोई ऑसिलेशन नहीं मिलता, तो नो ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम। हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओवरडैम्प सिस्टम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से एलएचएस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसको हमने नाम दिया प्लस जी ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये वाला जो पोल है इसको हमने नाम दिया माइनस जी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऐसे केस में जो सिस्टम में जो ऑसिलेशंस जो बन रहे होते हैं, मतलब जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलता है एलएचएस में। और ऐसे केस में होता है कि जो सिस्टम के जो ऑसिलेशन होते हैं वो अंडर डैम्प ऑसिलेशंस होते हैं, मतलब जो सिस्टम का जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिके करता जाता है। और बात आती है कि क्लियर है पोल एलएचएस में, इसका मतलब जो सिस्टम है हमारा कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा अगर हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं सिग्निफिकेंट पोल, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से पोल्स, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट पोल और यहाँ पर ये इनसिग्निफिकेंट पोल। तो अगर एलएचएस में सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, ओवर डैम्प सिस्टम होगा। सिमिलरली अगर पोल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं मतलब रिपीटिंग पोल है तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है, राइट। पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पर है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे तो जो सिस्टम है वो अनडैम्प सिस्टम है, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, राइट। सिमिलरली अगर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे हैं एलएचएस में तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम रहेगा, अंडर डैम्प सिस्टम रहेगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के केस में अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अगर हमें एलएचएस में मिल रहे तो ऐसे केस में जो सिस्टम होगा वो अंडर डैम्प सिस्टम होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अनडैम्प सिस्टम, हमें पता है जो टाइम कांस्टेंट है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, टाउ से।
तो जो अनडैम्प सिस्टम है उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है अनडैम्प सिस्टम का वो सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है ओवर डैम्प सिस्टम का। उससे कम जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है अंडर डैम्प सिस्टम का। और सबसे कम टाइम कांस्टेंट किसका होता है? क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का। तो जो अनडैम्प सिस्टम है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है। राइट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अनडैम्प सिस्टम का टाइम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा, उससे कम जो टाइम कांस्टेंट होता है वो किसका होता है? वो होता है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अनडैम्प सिस्टम होता है मोस्ट कंट्रोलेबल सिस्टम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम कांस्टेंट जो होता है, जो अनडैम्प सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जी रीज़न की वजह से होता है कि जो अनडैम्प सिस्टम होता है वो सेटल होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर टाइम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा सेटल होने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे हम लोग पढ़ेंगे सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, इसके भी बारे में बात करेंगे। तो जो अनडैम्प सिस्टम है इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से होता है कि इसका जो सेटलिंग टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने सिस्टम को दिया था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने दिया था इम्पल्स इनपुट, सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने दिया था इम्पल्स इनपुट, और हमें रिस्पांस मिल रहा था इम्पल्स रिस्पांस, और जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस करी। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हम लोग देंगे स्टेप इनपुट, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम लोग एनालिसिस करेंगे जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए। मगर यहाँ पर ये जो स्टेप इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो एनालिसिस है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली टेबल में टैबुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जीटा की हमने अलग अलग वैल्यू पढ़ी, मगर ये जीटा की 4 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा 0 और 1 के बीच में जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा, और यहाँ पर ये हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं इम्पल्स फंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग दे रहे हैं स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है हमारा, तो जब जीटा की वैल्यू 0 होती है और जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन देते हैं तो जो आउटपुट हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। और ऐसे केस में जो सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है? वो कांस्टेंट होता है, ना ही ऑसिलेशन इंक्रीज कर रहा होता है ना ही ऑसिलेशन डिक्रीज कर रहा होता है। और ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता है? मार्जिनल स्टेबल होता है। फॉर दिस ऑसिलेशन अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ना ही इंक्रीज कर रहा हो ना ही डिक्रीज कर रहा हो तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? मार्जिनल स्टेबल होता है। और जीटा की 0 वैल्यू है, जैसे कि हमने बात किया था जीटा की अगर वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल होता है। राइट, मार्जिनल स्टेबल होता है और हमें ये वाले ऑसिलेशंस मिल रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब हम लोग जीटा की वैल्यू 0 होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को स्टेप फंक्शन देते हैं तो ऐसे केस में हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो मिलता है 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। और जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन देते हैं तो जो आउटपुट होता है वो होता है सी ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा एन, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इन टू साइन ओमेगा डी टी। और ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो इम्पल्स जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जो कि बेसिकली अंडर डैम्प रिस्पॉन्स है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें फॉर दिस वैल्यू ऑफ जीटा अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इस टाइप ऑफ फंक्शन देते हैं तो हमें जो आउटपुट है जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। और अगर हम लोग देखें हमें जो रिस्पॉन्स जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 1 के बराबर में होती है जब जीटा की वैल्यू 1 के बराबर में होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 के बराबर में होती है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को जब हम लोग इम्पल्स फंक्शन देते हैं तो हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हमें मिलता है ओमेगा एन स्क्वायर इंटू टी ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी। और ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो सिस्टम का हमें जो रिस्पॉन्स जो मिलता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, हमें कोई ऑसिलेशंस नहीं मिलते सिस्टम में। सिमिलरली जब जीटा की वैल्यू 1 होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इस टाइप ऑफ फंक्शन देते हैं तो हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। राइट, जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन देते हैं तो ऐसे केस में हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हमें मिलता है जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू, और यहाँ पर ये ई टू दी पावर यहाँ पर ये माइनस साइन ब्रैकेट फिर यहाँ पर ये जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है।
राइट। यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो कैसा डिकेइंग आउटपुट हमें मिल रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जब जीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और जब हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इस टाइप ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं तो जो आउटपुट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये वाला आउटपुट कंसिडर करें और यहाँ पर ये वाला आउटपुट, ये वाला जो आउटपुट है वो जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए और यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट है वो जीटा ग्रेटर दैन 1 के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिस्टम है वो अपने फाइनल पोजीशन को अटेन करने के लिए कम टाइम ले रहा है और यहाँ पर ये अगर हम लोग ग्राफ को देखें जो सिस्टम है वो अपने फाइनल पोजीशन को अटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये वाले केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है और ये वाले केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ टाइम डोमेन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। अलग अलग टाइम डोमेन पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि राइज टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, राइज ऐसे अलग अलग राइज टाइम क्या होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइम होते हैं जो कि बेसिकली टाइम डोमेन पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला जब हम लोग रूट लोकस आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस करेंगे। जब हमें ये रिपीटिंग पोल्स मिलते हैं तो सिस्टम होता है क्रिटिकली डैम। जब हमें कुछ इस तरीके से पोल्स मिलते हैं तो ऐसे केस में मतलब ये जो हमें जो रियल एक्सिस पर अलग अलग LHS में रियल एक्सिस पर LHS में अलग अलग जगह पे अगर पोल मिलते हैं तो ओवर डैम सिस्टम होता है। यहाँ पर अगर हमें इमेजिनरी एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं तो अंडर डैम्प अनडैम्प सिस्टम होता है, मार्जिनल स्टेबल रहता है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स LHS में एग्जिस्ट करते हैं तो जो सिस्टम होता है अंडर डैम्प सिस्टम होता है। तो ये हमें कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो जो रूट लोकस है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।